ये रिकॉर्ड हो रहा है। One second, I'm just sharing my screen. Can you all see? Yes. Hi, Jaideep ma'am, Rosa ma'am. It's great Hi. to see Who is it? Bridge? Bala. Oh, hi, Bridge. Yeah, how are you? I'm well, ma'am. I will be leaving within 5 minutes. I have to attend one meeting by collector here. Okay, So, doesn't matter. No problem. staff will be continuing it. Yeah. Okay, hi everyone. Yeah, बोलो. A very good afternoon to all of you. First of all, welcome to Manyata, because I feel that this is one of the, ये जो रास्ता है मान्यता का, यही रास्ता है जो हमारे को बहुत पास लेकर आएगा अपने पेशेंट्स, उनकी केयर और उनके आगे आने वाली जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कम करना। और वो खाली पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस और परेशानियों को ही कम नहीं करेगा, वो आपकी और डॉक्टर की परेशानियों को भी बहुत कम करेगा। क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी ना, वो हमेशा कहते थे कि जब भी कोई नर्स या डॉक्टर हाथ लगाता है पेशेंट को तो उसकी आधी तकलीफें वहीं खत्म हो जाती हैं। और ये जो आज मेरा छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है, वो सिर्फ आपके लिए, वही आपको याद दिलाने के लिए लाया है कि हमारा फर्ज है कि हम अपने पेशेंट्स के और उनके तीमारदारों के साथ बहुत ही रिगार्ड, रिस्पेक्ट और प्यार के साथ पेश आए। और उनके मन में इतनी सारी चिंताएं होती हैं कि उन चिंताओं को हम हर तरह से कम करें। क्योंकि और उसको दूसरी तरह से समझने का एक और तरीका कहूं कि काम तो हम कर ही रहे हैं। अब एक काम होता है हम खाली काम करने के लिए खाना पूरी कर रहे हैं, तो उससे आपको फायदा क्या मिल रहा है? आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि आप अपना ही स्टेटस और कम कर रहे हैं। तो जब भी जो भी काम करेंगे हम उसको प्यार से, रिस्पेक्ट से और अपनी पूरी एकाग्रता से करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है। नहीं तो आप थके हुए हो या बहुत परेशान हो, छुट्टी ले लो, घर में आराम से ठीक ठाक होके कुछ मेडिटेशन करके, योगा करके आ जाओ। ओके, सो दैट इज व्हाट इज आवर स्टैंडर्ड 6, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। माने कि जो ऐसी केयर दो जो आप और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा डॉक्टर और हमारा नर्स हमारे साथ करेगा। अब वो क्या होती है रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर? कि जब भी जैसे कोई आया, स्टैंडर्ड क्या है कि आपके पास कोई आया, उसको आपने नमस्ते, सलाम, नमस्कार किया और उसको बहुत प्यार से उसके साथ पेश आए, वेलकम किया। तो वो जो आपकी मुस्कुराहट है ना, वही पूरा सब आधा काम कर देगी। एंड दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। वो आधा दर्द भी ठीक कर देगी मरीज का कि अरे मैं बहुत अच्छी जगह पे आ गई और यहाँ मेरी जो देखभाल है वो बहुत अच्छे से होगी। साथ के साथ ही उसके साथ जो आया है उसका कंपेनियन, चाहे हस्बैंड हो, माँ हो, सिस्टर्स हो, उन सबको भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों को उनके साथ बिहेव करना, प्लस उनको सिखाना, क्योंकि वो उसके बर्थ कंपेनियन है। तो कई बार होता है कि हॉस्पिटल के अंदर आप जब काम कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारे पेशेंट्स को देख रहे हैं, लेकिन वो कंपेनियन उसी के साथ है, तो हम उसको ही सिखा देते हैं कि अच्छा भैया, अच्छा माता जी, अगर कुछ इसे दर्द हुआ या जोर लगाने जैसा पता लगा तो आप हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करिए। तो ये जो है, जब हमारा तालमेल अच्छा होता है वो फैमिली के साथ, तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो बिहेवियर है लेबर रूम के अंदर, वो बहुत ही सहजपूर्ण होना जरूरी है, बहुत डिग्निफाइड और रिस्पेक्टफुल। पुराने जमाने में क्या होता था, दाइयां क्या करती थी, जोर जोर से कोई चूंटी काट रहा है, कोई चपत लगा रहा है, जल्दी जोर लगाओ, कोई पेट पे जोर लगा रहा है कि जल्दी से बच्चा करो। वो सब चीजें रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर में नहीं आती। और अगर वो हमारी प्रैक्टिसेस हैं तो वो हमारे को चेंज करनी ही है, क्योंकि वो आजकल के मरीज बदल गए हैं, आजकल की दुनिया बदल गई है और हमको सबको बहुत ही आदरपूर्ण बर्ताव करना बहुत जरूरी है।
जहां कहीं पे भी कोई कॉम्प्लिकेशन होने का डर है तो वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना जरूरी है कि अगर आपको ब्लीडिंग हो या आपका पानी छूटे या आपको बहुत जोर से दर्द हो रहा है तो आप इमीडिएटली उसको बताएं। सो ये डेंजर साइंस को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। अब क्या हो सकता है अगर हम रिस्पेक्टफुल और सपोर्टिव केयर देंगे? आप इमेजिन करिए, आप अगर ये स्लाइड मेरी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्यों? कि आज हमको सबसे ज्यादा तोहमत लगती है कि आप बहुत ज्यादा सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं। जो नॉर्मल पेशेंट आता है उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है डिलीवर होने में, और जब बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो डॉक्टर को भी जल्दी हो रही है, आपको भी जल्दी हो रही है, और वो सिजेरियन होता है। तो अगर हम रिस्पेक्टफुल केयर, पॉजिटिव अप्रोच, अच्छी वाइब्स पेशेंट को दे रहे हैं तो उसको एनेस्थीसिया या दर्द की दवाइयां लेने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसकी लेबर का जो समय है उसमें 95% में रिडक्शन हो जाता है, मतलब वो कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है पीरियड। वो आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि आपको उतना वॉच नहीं करना पड़ेगा, जल्दी डिलीवरी होगा। एपिजियोटमी की नीड कम हो जाती है, सिजेरियन सेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, और प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे जो है वो कम हो जाता है, और बच्चे को, न्यूबॉर्न को निक्कू में एडमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं, सेप्सिस के चांसेस कम हो जाते हैं, जो अननेसेसरी टेंशन और स्ट्रेस होता है लेबर के अंदर वो कम हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 97% लोगों के अंदर जो बाद में डिलीवरी के पोस्टमार्टम डिप्रेशन हम बोलते हैं वो बहुत कम हो जाता है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हमारी छोटी सी इमोशनल सपोर्ट के साथ इतनी सारे पॉजिटिव चीजें हो जाए, और साथ ही में जो बर्थ कंपेनियन है अगर हम उसको भी अच्छे से ट्रीट करते हैं तो आप इमेजिन करिए कि वो 2 जने जाके आपके हॉस्पिटल का कितना अच्छा प्रचार अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। जो सिस्टर अच्छे से बर्ताव करती है वो पेशेंट के रिश्तेदार आके उस पर कहते हैं कि नहीं मुझे वही वाली सिस्टर के पास जाना है क्योंकि मेरी मौसी की, मेरी ताई की लड़की ने बोला था कि नहीं उसी से इंजेक्शन लगवाना। तो इमेजिन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि एक हर पेशेंट का एक यूनिवर्सल राइट है कि उसको कोई भी किसी किस्म से कोई हानि फिजिकली ना पहुंचाए। जैसे कि हम कहते हैं कि जिस लेबर में चूटी काट दिया या चपत लगा दिया गुस्से में आके कि जल्दी जोर लगाओ, वो सब चीजें आप नहीं कर सकते, आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। किसी भी चीज को उसको फोर्स नहीं कर सकते आप उसके कंसेंट के और उसके नॉलेज के बिना। और ऐसे ही हर चीज को जो भी आप करने जा रहे हैं, मैं आपको लिटाने जा रही हूँ, मैं आपकी टांगे जो है ये लेबर टेबल पे नीचे इस पोजीशन में लगाने वाली हूँ, मैं आपको एपिजियोटमी लगाने वाली हूँ, उससे पहले एनेस्थीसिया, तो उसको हर चीज का एक छोटा छोटा जो भी करना है उसको इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। अब वो इंफॉर्मेशन देने से क्या होता है कि वो मेंटली, पहले से भी हमने इंफॉर्मेशन दी और अब हम करने से पहले दे रहे हैं तो वो मेंटली रिलैक्स्ड हो जाती है और वो आपके साथ कोऑपरेटिव होती है। अगर आप बिना बताए जल्दी जल्दी टांगे इधर करके और आप ये सब काम करते हैं तो वो पेशेंट को आप एजिटेट कर रहे हैं और एग्रेसिव हो रहे हैं, वो आप नहीं कर सकते। किसी को भी और जब भी बोले तो बहुत ही ह्यूमिलिटी से, रिस्पेक्ट से, हम्बली बोले, कभी किसी को जोर से या गाली गलौज नहीं करना है। दूसरा कि कोई भी चीज किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। जैसे कई बार हम बोल देते हैं देखो ना वो सामने तुम्हारे ये लेडी दूसरी लेटी हुई है, ये तो बिल्कुल शोर नहीं मचा रही, आप इतना शोर मचा रही हैं। तो इस तरह की बातें भी नहीं करनी चाहिए। हर औरत का ये एक हक है कि उसको एक अच्छी मैटरनिटी केयर मिले, और हमारी सरकार तो अब हर जगह पे देख रहे हैं आप, मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स बना रही है, न्यूबॉर्न केयर सेंटर्स बना रही है, कैंगरू मदर लाउंजेस बना रही हैं, सिर्फ इसीलिए कि आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छी केयर मिले, और ये उसका राइट है। और आप किसी भी वजह से बच्चे को और माँ को हॉस्पिटल में डिटेन नहीं कर सकते। तो इन अ नटशेल रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर क्या हुई? आपने रिस्पेक्ट के साथ बहुत हम्बल प्यार से आपने उसको जो भी उस जरूरत है पेशेंट को वो दिया, आपने उसकी प्राइवेसी को मेंटेन किया, आपने कोई भी
पर्सनल, जैसे कई बार होता है, ये बहुत बार मैंने देखा है, मैं आईवीएफ करती हूँ, तो जो आईवीएफ पेशेंट कराते हैं वो कई बार उस वापस हॉस्पिटल में नहीं आते हैं डिलीवरी कराने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वहां पे सबको पता लग जाएगा कि उन्होंने आईवीएफ कराया, आज की तारीख में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। तो क्या किसने कराया है वो उसका कॉन्फिडेंशियल डेटा है। तो आपने कहीं पे भी कभी ऐसा किसी के सामने नहीं बोलना होता कि अच्छा जी इसका तो पहले बच्चे की डेथ हो गई थी, इसने तो आईवीएफ कराया है। तो ऐसे कोई भी चीज नहीं बोलनी होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है, और उसको अपने पास ही रखना होता है, उससे पेशेंट का भरोसा आपके साथ बढ़ता है। इन्फॉर्म्ड केयर कि जो भी आप कर रहे हैं उसको आप बताते जाए और तब करें। कोई फिजिकल एब्यूज नहीं करना है और किसी भी तरह का एब्यूज नहीं करना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि ये सीमा है, वो पहली बार उनको प्रेगनेंसी हुआ है और वो पूरी फुल डायलिटेशन में आपके पास लेबर रूम में आए हैं। अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि आप कैसे उसको वो रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर प्रोवाइड करेंगे? कोई जल्दी से बताए। हेलो, प्लीज आप लोग कोई भी या unmute बोलिए। करके, या कोई भी बोलिए। हाँ जी, पेशेंट जब हॉस्पिटल आएगा तो अच्छे से उसको वेलकम हॉस्पिटल आइए, कैसी हैं आप, मतलब उसको जो भी डर है मन में जो भी है उसको एकदम घर जैसा माहौल अपने को देके और वेलकम करके अच्छे से हाथ पकड़ के उसको ऐसा लगे कि नहीं मैं बहुत सेफ जगह आई हूँ और अब मैं सेफ हूँ। फिर अच्छे से लेटा के ब्लड प्रेशर वगैरह पूछ के कब से दर्द हुआ है आपको, कैसी हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या, तो थोड़ा सा उसको अपने है ना स्पेशल जो केयर होती है रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर वाली बात आएगी, तो वो अपने को ऐसे उसको हैंडल करना है कि वो एकदम से सेटिस्फाई हो जाए और उसको कोई भी टेंशन हॉस्पिटल की जो रहती है वो रहे ही ना। चलो ओके, आई थिंक ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब कि बर्थ कंपेनियन का रोल क्या होता है। अब बर्थ कंपेनियन कौन होता है? बर्थ कंपेनियन वो होता है जो पेशेंट के साथ प्रेगनेंसी के दौरान और लेबर के दौरान रहता है। ज्यादातर वही इंसान होना चाहिए, ज्यादातर जो प्रेगनेंसी में भी उसके साथ रहा, आते जाते डॉक्टर के पास आ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उससे फायदा ये होता है कि उनको पूरी तरह से पता होता है कि भाई ये पेशेंट की प्रेगनेंसी कैसे चली, और उनको साथ साथ हर विजिट के ऊपर बहुत सारी नॉलेज ऐसी हम प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो आगे चल के पेशेंट का डिलीवरी के टाइम पर कॉन्फिडेंस पॉजिटिवली बिल्ड कर सके। तो बर्थ कंपेनियन का जो रोल होता है, ज्यादातर पेशेंट्स प्रेफर करती हैं कि यार जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है उनको लगता है मेरे हस्बैंड साथ हो, नहीं तो उनकी मम्मी साथ हो, या नहीं तो सिस्टर्स या मदर इन लॉज जो भी साथ हो, क्योंकि वो उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि उस टाइम पर कोई अगर हाथ पकड़ के बैठा है या हल्के हल्के सहला रहा है तो वो एक बहुत अच्छी तरह से इमोशनल सपोर्ट होती है। दूसरा, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको जल्दी से आइडेंटिफाई करके और नर्स को या डॉक्टर को बताया जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको ये पहले से ट्रेन करके रखें। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है कि उसका एक और काम है कि बेसिक केयर, जैसे कि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में, बिकॉज बार बार पेशेंट का मुंह सूखता है, उसे कोई पानी पिलाता रहे या साथ में चेक करता रहे, और स्टाफ के को जो भी डेंजर साइंस है वो बताता रहे, और जहां हो सके जैसे ही डिलीवरी के जो भी सिम्टम्स होते हैं, अगर पेशेंट को थोड़ा ऐसा लगे कि जोर लग रहा है, इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। सो बर्थ कंपेनियन जो है वो एक कंटिन्यूअस सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्रेग्नेंट लेडी को, और खाली यही नहीं, डिलीवरी के बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग में असिस्टेंस। देखिए आप सिखा सकते हैं एज अ नर्स, आप बर्थ कंपेनियन को भी सिखा दीजिए। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग होना बहुत जरूरी है, और शुरू में जो पहली बार डिलीवरी होती है वो लड़कियों को बहुत बार हेल्प चाहिए होती है इन ब्रेस्ट फीडिंग, कि उनके साथ कोई रहे। इवन ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम पे भी प्यास बहुत लगती है, तो एक गिलास पानी साथ में रखा हो या कोई साथ में हो जो
इमीडिएटली वो प्रोवाइड कर दे। तो ये छोटे छोटे, देखिए छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, लेकिन ये बहुत एक लंबा असर डालते हैं पेशेंट के ऊपर भी और पूरी फैमिली के ऊपर और आपकी छवि के ऊपर भी। सो बर्थ कंपेनियन का रोल होता है उसको एश्योर करना कि सब कुछ अच्छा है। बीच बीच में जब दर्द आ रहे होते हैं उस पर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवा दें, उसके लिए एनकरेज करें, थोड़ा सा बीच में पानी पिला दें, थोड़ी पोजीशन चेंज कर दें, थोड़ा उनको उठ के चलाएं ताकि एनकरेज करें कि जो लेडी है वो एक्टिव रहे। और जो बहुत ज्यादा देर तक टॉयलेट को रोक कर नहीं रखें, यूरिन पास करें, बिकॉज दैट वो भी प्रोग्रेस ऑफ लेबर में हिंडर कर सकता है। और फिर जब डिलीवरी हो तो उसके बाद बच्चे की केयर में, ब्रेस्ट फीडिंग में और ये सब चीजों में उनकी मदद करें। सो जो बर्थ कंपेनियन है उसको कुछ चीजें बताना हमारा फर्ज है, और वो क्या है कि डेंजर साइंस और बच्चे में क्या है। माँ में डेंजर साइंस क्या होते हैं, वजाइनल ब्लीडिंग है या सीवियर हेडेक हो रहा है। सीवियर हेडेक क्या होता है, प्री एक्लैम्सिया, ब्लड प्रेशर ज्यादा तो नहीं है, उसके साइंस होते हैं विजुअल डिस्टर्बेंसेस, मतलब देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, या बहुत तेज दर्द तो नहीं हो रहा है, या कोई डिफिकल्टी तो नहीं है ब्रीदिंग में, या कोई फिट तो नहीं पड़ा है। ये सब चीजों का जो अलर्ट करने के साइंस है, ये सारे बर्थ कंपेनियन को हमें बताना या सिखाना हमारा फर्ज है। और फीवर वगैरह तो नहीं आ रहा है। ऐसे ही बच्चे के अंदर अगर बच्चे को कोई डिफिकल्टी हो रही है ब्रेस्ट फीडिंग में, या उसको बुखार है, या ब्रीदिंग उसकी बहुत तेज चल रही है, बच्चों में वैसे भी थोड़ी ब्रीदिंग फास्ट होती है लेकिन उसके लिए हमें देखना जरूरी है, या बच्चा बिल्कुल निढाल पड़ा हुआ है, हिल ही नहीं रहा है, या उसको हाथ और पैर में पीलिया नजर आ रहा है, तो ये सब चीजें हमें बर्थ कंपेनियन को सिखाना या पढ़ाना जरूरी है। और प्लस ये बताना जरूरी है कि जब ये हो आप इमीडिएटली जो भी स्टाफ ऑन ड्यूटी है या डॉक्टर ऑन ड्यूटी है उनको आप इन्फॉर्म करें, और ये काउंसलिंग एडवाइस जो है ये बहुत जरूरी आपको उनको समझानी है। सो ये चीजें जो है, डेंजर साइंस इन द मदर, डेंजर साइंस इन द बेबी, और आप कैसे उनको काउंसिल करेंगे, ये सब सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि डेंजर साइंस क्या है और आप कैसे इन्फॉर्म करेंगे और किसको इन्फॉर्म करेंगे। बर्थ कंपेनियन कौन से डेंजर साइंस को स्टाफ को इन्फॉर्म करेगा? एनीवन? लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ मेरी प्रेजेंटेशन फिनिश हो रही है, जल्दी जल्दी बता दो। जितना इंटरैक्टिव रखेंगे उतना मजा आता है बेटा। पीवी ब्लीडिंग कौन बोल रहा है, नाम बताओ। सुमन सिस्टर लाइफ केयर। ओके, हाँ जी सुमन बताइए। फीवर, एक्सेसिव पीवी ब्लीडिंग, सीवियर हेडेक। मैं थोड़ी चीटिंग करा रही हूँ तुमको, फिर से देख लो। वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, सीवियर हेडेक है, आप देखने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, या सीवियर पेन है, सांस लेने में कोई डिफिकल्टी हो रही है, या फिट्स पड़ रहे हैं, या यूरिन पास करने में कोई डिफिकल्टी है, या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, या फीवर विद चिल्स एंड राइगर है, ये माँ के साइंस हैं जो बर्थ कंपेनियन को इमीडिएटली बताने हैं। ऐसे ही बच्चों के कौन बताएगा? उधर ही गई थी। डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, फीवर और हाइपोग्लाइकेमिया चला गया। एंड कोल्ड, बेबी यदि कोल्ड है तो हाँ। फीडिंग अगर ठीक से नहीं करता है हम्म, तो सब हम लोग माँ को समझाएंगे। और अगर ऐसा बच्चा है तो हम जो सिस्टर लोग ड्यूटी में उनको जल्दी से उनको कैच करना है। या सो लास्टली की मैसेज क्या है, हर औरत और हर बच्चा डिजर्व करता है ऐसी केयर जो आप और मैं चाहते हैं, तो हमें भी उनको वही वैसी केयर को प्रोवाइड करना है। दूसरा ये कि एडमिशन जब होता है माँ का या बच्चे का,
तो बर्थ कंपेनियन जो है उसको हमें सारे साइंस, डेंजर साइंस से आगाह कर देना है और उसको ये बताना है कि अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो आप फौरन हमें इन्फॉर्म करें। उससे खाली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है कि आपने उनको बता दिया और आप उनको देखने नहीं जाएंगे, आप उनको टाइम टू टाइम देखने जाएंगे। लेबर के अंदर आपको पेशेंट को कौन सी स्टेज ऑफ लेबर में वो है उसको टाइम टू टाइम उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके प्रेजेंस से उसका हौसला और बढ़ता है। ओके, सो ऑल द बेस्ट। आई होप मेरा मैसेज काफी क्लियर है। थैंक यू सो मच मैम। किसी को कोई भी डाउट हो आरएमसी में रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर में तो प्लीज आप लोग अनम्यूट करके मैम से पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई डाउट हो। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, मैम ने इतनी अच्छी तरह से समझाया कि रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर क्या होता है। स्टैंडर्ड नंबर 1 से लेकर स्टैंडर्ड नंबर 16 तक ये इंपॉर्टेंट है, सारे स्टैंडर्ड्स में ये स्टैंडर्ड बैठता है, तो आप लोग को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर होता क्या है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज अनम्यूट करके या आप अपना चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। Okay, thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Next, I would request to Neil to take PV examination. Neil ma'am बताएंगी from Jepaigo से है ma'am, और ma'am बताएंगी कि PV examination कैसे करते हैं और क्या-क्या हम findings उसमें देखते हैं। Over to Neil. Thank you so much, Raji. I think my screen is visible to everyone, right? ठीक है। ओके, हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैं आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप लोग वीडियो अपना ऑन कर लीजिए और साथ में जो भी हम लोग ना ऐसे नहीं कि हम बोलते रहे और आप सुनते रहे, ठीक है? इंटरैक्टिव करेंगे, मतलब कि हम एक थोड़ा हम कुछ पूछेंगे तो आप भी अपना जवाब दीजिएगा अपने आप को अनम्यूट करके, ठीक है? तो अभी हम लोग बात करेंगे पीवी एग्जामिनेशन के बारे में। कोई बता सकता है क्या पीवी एग्जामिनेशन क्या होता है? कोई भी? पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। आप कहाँ, कौन से हॉस्पिटल से बोला आपने? केपी मेमोरियल हॉस्पिटल। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल है आपसे, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। एक मल्टी ग्रेविडा महिला है, ठीक है? उनका पीवी सुबह को 8 बजे किया गया था और जो फाइंडिंग मिली थी 3 सेंटीमीटर मिली थी। तो कोई बता सकता है नेक्स्ट पीवी हम लोग कब करेंगे? हाँ, 4 घंटे बाद। सभी लोग सहमत है? 4 घंटे से 4 घंटे बाद ही करेंगे? करेंगे मैम। अगर उसको पेन ज्यादा होगा तो 2 घंटे पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि 4 आवर्स पे ही करेंगे। ओके, ठीक है। आप लोग अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं ना तो चैट बॉक्स में भी लिख लीजिएगा, ठीक है? चैट बॉक्स है ना, सबको मालूम है, चैट लिखा है, वहां पे क्लिक करिएगा और अपना आंसर लिख सकते हैं उसमें, यस नो या जो भी हो, ठीक है? तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, सबने अच्छा जवाब दिया। तो हम अभी 8 बजे है, 8 बजे सुबह को किया है, 4 घंटे बाद, तो कितना हो रहा है 4 घंटा? 4 आवर्स बाद। हाँ, तो कितना होगा? 8 बजे है तो कितने बजे करेंगे? 12 बजे। 12 बजे, वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पास, आपके पास पीवी एग्जामिनेशन का ट्रे बना होगा, उसमें हम लोग क्या क्या रखते हैं? चलिए, देख भी लिया है, बता ही दीजिए आप लोग क्या क्या रखते हैं। सब लोग करते हैं पीवी एग्जामिनेशन, सभी करते हैं ना? चलिए बताइए क्या क्या रहता है ट्रे में, कोई भी एक हॉस्पिटल बताएंगे। क्रिस्टियन हॉस्पिटल से बता रहे मैम। पीवी ट्रे में फोर्सेस रखेंगे, केवेसिन, बेटाडिन और ग्लव्स रखेंगे हम लोग। बिफोर पीवी एग्जाम से पेशेंट को यूरिन पास कराएंगे। अगर ठीक है, ठीक है सिस्टर, हम लोग वहां पहुंचेंगे, आगे पहुंचेंगे, प्रोसीजर में आएगा वो सब, है ना? हम लोग कैसे करते हैं, जैसे अभी हम लोग जानना चाह रहे थे कि हम लोग क्या क्या रखते हैं। बहुत अच्छा, बीटाडिन सॉल्यूशन रहेगा, स्टेराइल ग्लव्स रहेगा आपके पास, स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप रहेगा, ज़ाइलोकेन जेली रहेगा, कॉटन स्वब और किडनी ट्रे, ये सामान हम उसमें रखते हैं पीवी एग्जामिनेशन ट्रे में। सबके हॉस्पिटल में ये ट्रे बना हुआ है ना? अगर नहीं बना हुआ है तो प्लीज आप लोग बना लीजिएगा और आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? अब आते हैं हम लोग प्रोसीजर में। तो अब आप लोग बता रहे थे कि कैसे, सिस्टर बता रहे थे ना कि हम लोग इस तरह से करते हैं। तो अभी आप नहीं, कोई और दूसरे हॉस्पिटल है, अभी बहुत सारे हॉस्पिटल है,
बेथसेदा हॉस्पिटल है एक, और कौन है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल से तो जवाब आ गया है। रोजा मैम के यहाँ से भी है ना, आप लोग भी बताइए प्लीज, कैसे, क्या प्रोसीजर क्या है, पीवी एग्जामिनेशन हम लोग कैसे करते हैं? हाँ बोलिए बोलिए। मैं बोल रही निर्मला मैम, ये बोले टीवी करने का 2 फिंगर अंदर सर्विक्स में स्ट्रेट ले आके उसमें देखना है कितना क्या डालते हैं, उसके हिसाब से ही बताना पड़ता। ओके ओके ठीक है, और कोई बताना चाहेंगे? किरण Yes, ma'am. हॉस्पिटल, आशा किरण हॉस्पिटल, आशा किरण हॉस्पिटल, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, हाँ बताइए कैसे करते हैं? पीवी करना होता है तो हम क्या क्या करते हैं? ब्लैडर एम्प्टी करने के बाद पेशेंट को पोजीशन करना है और उसको एक्सप्लेन करना है, प्राइवेसी मेंटेन करना है। हाँ हाँ, और पहले पेरिकेयर देना है, उसका बाद जेली लगाना है और स्लोली एक डालने के बाद डायलिटेशन कितना है फाइंडिंग्स करने के बाद फिर से पेशेंट को करना है। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट आपने सब कुछ 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 बताया, कुछ एक दो चीज भी छूटे थे, तो हम लोग अभी देखते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं पीवी, कैसे पीवी एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन हम कैसे करें। सबसे पहले तो उस महिला का हमको ब्लैडर एम्प्टी करना है, मतलब यूरिन पास करवाना, उनको बोलना है आप पेशाब करके आ जाए, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्बल कंसेंट लेंगे। कंसेंट जरूरी है या नहीं जरूरी है? ऐसे ही हम प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं क्या कोई भी? नहीं तो मैम, verbal कंसेंट लेना जरूरी है। जरूरी है, तो हम यहाँ पे वर्बल कंसेंट लेंगे उनसे। ठीक है, तो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हमने वर्बल कंसेंट ले लिया, महिला को प्रिपेयर किया, उनको बताया कि हम उनके साथ क्या करने जा रहे हैं। आप बताते भी हो ना कि हम आप अभी हम एग्जामिन करेंगे, अभी हम पीवी एग्जामिनेशन करेंगे, आपका बताते हैं ना, तो हमें वो बताना है उनको, नहीं तो उनको लगेगा अरे ये क्या कर रहे हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है, डर जाएगी वो, है ना, कोऑपरेट नहीं करेगी वो। तो इसलिए हम उनको बताते हैं। आपके जितने भी इक्विपमेंट है, जो भी आप सामग्री यूज कर रहे हैं, वो स्टेराइल होना चाहिए और आपके वहां अवेलेबल होना चाहिए, जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में बात करी थी। महिला को पोजीशन करेंगे और प्राइवेसी का ध्यान देंगे। ठीक है, जो अभी एक सिस्टर ने भी बताया था। उसके बाद हम अपने हाथों को धोएंगे और दोनों हाथों में ग्लव्स पहनेंगे। तो कोई मुझे बता सकता है हाथ कैसे धोते हैं? कौन बताएंगे हाथ कैसे धोया स्टेप जाता है? वाइज बताएं या कैसे? आप जैसे धोते हैं ना हाथ पीवी करने से पहले, वैसे बताइए। नहीं, स्टेप वाइज तो ऐसे तो पूरा बताना होगा प्रोसीजर के साथ। नहीं, मैंने हाथ, आप जैसे पीवी करने, मान लीजिए अभी आपके हॉस्पिटल में कोई XYZ नाम की महिला आई है, अभी आप पीवी करेंगे, ठीक है, तो पीवी करने से पहले हैंड वॉश करोगे आप, है ना, तो कैसे करते हैं हैंड वॉश? बताइए, कौन बता रहे? कोई नहीं करते हैंड वॉश? मैम, हम क्रिश्चियन हॉस्पिटल छतरपुर से बोल रहे हैं। हाँ हाँ, 7 स्टेप यूज करेंगे, मेडिकल यूज करेंगे। 7 स्टेप में पहले तो हम रब टू हैंड, पाम टू पाम करेंगे, एंड रब टू बैक हैंड करेंगे, फिर पाम टू पाम फिंगर करेंगे, फिर इसके बाद 4th स्टेप करेंगे बैक टू फिंगर टू ओपनिंग एंड इंटरलॉक करेंगे, फिर उसके बाद थंब करेंगे, फिर टिप ऑफ फिंगर करेंगे एंड रिस्ट करेंगे। ये मेडिकल है मैम। ओके। लाइफ केयर या लाइफ लाइन हॉस्पिटल कोई थे ना? लाइफ लाइन थे या लाइफ केयर हॉस्पिटल थे प्लीज? लाइफ केयर, हाँ लाइफ केयर हॉस्पिटल। आप बताइए हैंड वॉशिंग के स्टेप्स क्या हैं? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चलिए नंबर ही बताइए, कितने स्टेप्स होते हैं हैंड वॉश के? मैम, ब्रदर विल टेल यू द स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, ही इज आल्सो देयर। मैं आपको बताइए। ओके, हाय मैम। हेलो, बताइए। मैम, फर्स्ट टाइम अपन पाम टू पाम करेंगे, फिर पाम टू बेक, फिर टिप ऑफ फिंगर, फिर इंटरलॉक और फिर रिस्ट, थंब, रोटेट थंब और रिस्ट लास्ट, और फिंगर टिप्स, है ना।
सोप लेंगे पहले और हाथ को वेट करेंगे। ओके, थैंक यू। तो सबको याद ये एक टर्म बताया गया होगा, अगर शायद पता होगा सबको, आगे भी आगे आएगा आपका, सुमन के नाम से है, SUMANK, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा, सुमन के को। अगर किसी का नाम है सुमन ना, तो उसको याद रखना, उसके नाम से ये हैंड वॉश के स्टेप्स के नेम है सुमन, और के बस ऐसे जोड़ देना आप लोग, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, S से होता है सीधा, तो ये जो हमारे हाथ है ना, तो ये हो गए सीधे, हमारे पाम टू पाम हम कर रहे हैं सीधा, ठीक है। यू से होता है उल्टा, जो हमारा डोर्सल पार्ट पीछे वाला पार्ट है वहां, और दोनों हाथों में करना है, और दोनों हाथों के हमको हमारे पीछे भाग में करना है उल्टा, यू। एम से होता है मुट्ठी, तो हम मुट्ठी बना के करते हैं, ठीक है ना, एम, ठीक है। ए से होता है हमारा अंगूठा, तो ये हम अंगूठा को क्लीन करते हैं दोनों हाथों के, ठीक है। एन से होता है नाखून, तो नाखून के लिए हम ऐसे बनाएंगे, जो हम कह सकते हैं चोंच हमने बनाया है चिड़ियों जैसा, ठीक है, और हम दूसरे हाथ के हथेली पे इस तरह से करते हैं, ठीक है। और सेम चीज हमको दूसरे हाथ का भी करना है। सुमन हो गया, एस हो गया, यू हो गया, एम हो गया, ए हो गया, एन हो गया। अब आता है के से होती है हमारी कलाई, तो हमें दोनों हाथों की कलाई करनी है, हो गया। 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, सिंपल था, याद रहेगा ना सबको? कोई नहीं बोल रहा है, मतलब किसी को याद नहीं रहेगा? मैम अनम्यूट करने के बाद आप याद रहेगा, म्यूट करा दो। अच्छा, आपको आवाज नहीं आ रही थी हमारी? अच्छा, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना सेशन, तो रिकॉर्डेड सेशन भी मिलते हैं ना आप लोगों को, तो आप उसमें से भी देख लेना। सुमन के याद रखिएगा, सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून और कलाई। सुमन के, किसी का नाम है सुमन तो बहुत अच्छी बात है, उसको उससे याद रखिएगा। अब हमने हाथ धो लिया, दोनों हाथों में ग्लव्स पहन लिया। ग्लव्स पहनना भी सबको मालूम है ना कैसे पहना जाता है, उसके वीडियोस आपके साथ हम लोग शेयर कर देंगे कि किस तरह से ग्लव्स हम लोग पहनते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सभी सामग्री है जो हमने पहले ही बात की थी। हमें क्या करना है, हमें अब क्लीन करना है। हाँ जी, पहले हम क्लीन करते हैं, ठीक है। तो क्लीन करने के लिए हमने क्या किया है, स्वाब लिया है, उसमें एंटीसेप्टिक लोशन जो हमारा बीटाडीन है वो हमने लेना है, और वल्वा को हमको क्लीन करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, जब भी क्लीन करेंगे हम ऊपर से नीचे को जाते हैं, ऊपर से हम नीचे किए हैं, और एक स्वाब को हम कलेक्ट करेंगे, क्लीन करके एक स्वाब से उस स्वाब को हम फेंक देंगे, ठीक है। किस डस्टबिन में फेंकना है, तो वो है येलो रंग का डस्टबिन। अभी आप लोगों का आगे इन्फेक्शन प्रिवेंशन का टॉपिक होगा ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा कचरा या कौन सा गंदगी हम किस कचड़े के डब्बे में, डस्टबिन में डालते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखिए, हम पीवी कर रहे हैं, तो जो कॉटन स्वाब हमारे क्लीन होके निकल रहे हैं वो किसमें जाएंगे, येलो डस्टबिन में। किसमें जाएंगे, येलो डस्टबिन। येलो में, कोई रेड में मत डाल दीजिएगा, है ना, कोई रेड में नहीं डालिएगा, बहुत बार होता है लोग रेड भी बोल देते हैं, तो येलो में, ठीक है। तो हम एक बार इधर से ध्यान दीजिए, हमने एक क्लीन की ऊपर से नीचे, उसे डाल दिया, दूसरा स्वाब उठा के हमने दूसरे साइड में, उसके ऑपोजिट साइड में ऊपर से नीचे क्लीन किया, फिर हमने उसे भी येलो डस्टबिन में डाल दिया, ठीक है। हम फिर तीसरा स्वाब उठाए, अंदर की तरफ आके हमने ऊपर से नीचे क्लीन किया, हटाए, उसे भी डाल दिया बीन में, और फिर हम नेक्स्ट उठाए, उसे अंदर के साइड क्लीन किया, ऊपर से नीचे और डाल दिया। आखिरी स्वाब उठा के हम ऊपर से सीधा अप टू डाउन ऐसे क्लीन करके हम क्या कर रहे हैं, उसको भी येलो कलर के डस्टबिन में डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्लीन तो कर लिया, ठीक है ना, हमने दोनों हाथों में ग्लव्स पहने थे, तो आप क्लीन उस हाथ से करिएगा जो आपका उल्टा हाथ है, मतलब कि अगर आप राइटी हैं, राइट हैंड से आप पीवी करेंगे, राइट हैंड को आप इंसर्ट करेंगे, डालेंगे, तो आपको क्लीन करना है कौन से हाथ से, लेफ्ट वाले से, ठीक है। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम इन्फेक्शन या कुछ भी हम अंदर की ओर भेजे, क्योंकि अगर हमने इसी राइट हैंड से ही क्लीन किया है और राइट हैंड को ही हम डाल रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है ना माँ बच्चे के लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से क्लीन कर रहे हैं तो राइट को डालेंगे, राइट से क्लीन कर रहे हैं तो लेफ्ट को डालेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हमने क्लीन कर लिया, हमने लेफ्ट हैंड से क्लीन किया, अब आपको इस हाथ को क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है ना। हम उसको अलग कर रहे हैं ताकि हमें रास्ता दिखे और हम उंगली अपने हाथ को डाल सके, ठीक है। अब अपने हाथों को लुब्रिकेट करेंगे, वहां पे हमने देखा था ना, यहाँ पे आप देखिए ज़ाइलोकेन जेली थी हमारे पास, है ना। तो हम क्या किए, अपने हाथों में थोड़ा सा वो ले लिए हैं, 2 उंगली में लुब्रिकेंट के नाम, ताकि उसको मतलब आराम से वो चला जाए, स्मूथली चला जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
हमने अपने जिस हाथ से हमने क्लीन किया था उस हाथ से सेपरेट किया है और हम क्या कर रहे हैं, फिंगर को इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट करने जब आप डालते हैं, ठीक है, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? प्लीज अगर आप नहीं बोल रहे हैं ना तो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, जब हम पूछेंगे तब आप बताएंगे, ठीक है। तो हमने डाला और हम क्या करते, घुमाते हैं अपने हाथों को, है ना, और फिर हम वहां पे फैला देते हैं इस तरह से। तो जब आप फैलाते हो तो ये क्या बन रहा है, वी बनता है ना, ये वी बन रहा है, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं, वो ऐसे रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखना है कि कितना अच्छा पीवी एज इस तरह से हमने किया। और आप लोग क्या क्या देखते हैं, ये करने के बाद आप लोग क्या क्या देखते हैं, क्या है क्या नहीं है, बताएंगे कोई? पहले तो वल्बा एरिया का एग्जामिनेशन करेंगे, कहीं कोई चोट तो नहीं है या कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है पेशेंट को। और क्या करेंगे बताइए, क्या क्या और देखते हैं, हमने पीवी किया है, क्या क्या मिलेगा हमें? पीवी कृष्ण हॉस्पिटल छतरपुर। हाँ हाँ बताइए ना। पहले हम पीवी करते समय जब अंदर में पीवी करते हैं तो डायलिटेशन देखते हैं, इफेसमेंट देखते हैं कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, बेबी का हेड है या ब्रीच है या कौन सा प्रेजेंटेशन है। हाँ हाँ, और मेम्ब्रेन प्लस है माइनर एब्सेंट है, और कौन सा स्टेशन में है बेबी, बेबी का हेड कौन सा स्टेशन पे है। डील एक्चुअली अब सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग अब आगे देखते हैं, प्रोसीजर देखा हमने। तो हम जब ये जब आपने चेक किया, ठीक है, हम अपने हाथों का यूज कर रहे हैं, चेक करने उंगलियों का यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या क्या देखा, सर्वाइकल डायलेशन कितना है, ठीक है, सर्विक्स कितना थिक है, जैसे अभी सिस्टर बता रही थी, ठीक है ना, और प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है बच्चे का, मेम्ब्रेन का क्या स्टेटस है। और ध्यान दीजिएगा ना, जब आप पीवी करते हैं ना तो एनस और क्लाइटोरिस को आपको टच नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पूरा साफ अच्छे से कर रहे हैं ताकि बच्चे को इन्फेक्शन से हमको प्रिवेंट करना, बचाना है, ठीक है। तो ये सारे कुछ हम देख रहे हैं, सर्वाइकल डायलेशन, सर्विक्स का थिकनेस देख रहे हैं, पतला है मोटा है, ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है बच्चे का, और मेम्ब्रेन का स्टेटस क्या है। सारा जांच करने के बाद आप क्या करते हो, अपने हाथों को बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम एक बार देखें, अच्छा सर्विक्स चलो अभी तो 6 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, निकाल लिया हाथ, ऐसे नहीं करना है। फिर अरे अच्छा हमें तो अभी वो भी देखना है बच्चे का कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट है, फिर आप पीवी करो, ऐसे नहीं करना है। हमने पहले ही बात करी है कि 4-4 घंटे पे हमको करना है, तो ये हम नहीं करेंगे। हम जब हमने पीवी के लिए इंसर्ट किया हैंड को, उसी समय हमको सारा कुछ देखना है। कंप्लीट करने के बाद, एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के बाद ही हमने हाथ को, अपनी फिंगर्स को हमें बाहर निकालनी है। बाहर निकालने के बाद आप ग्लव्स में क्या देखोगे, किसी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, यानी देखते हैं आप लोग या नहीं देखते, या सीधा ग्लव्स निकाल, मतलब हाथ निकाला, ग्लव्स हटाओ फेंक दो, ऐसा होता है? नहीं मैम, डिस्चार्ज देखते हैं। देखते हैं, ठीक है, हाँ वेरी गुड। उसके बाद में क्या करना है आपको, ग्लव्स को डिस्कार्ड करना है अप्रोप्रिएट डस्टबिन में, जो आपको अभी आगे बताया जाएगा कौन से बिन में करना है, और अपने हाथों को धोना है। अगेन आप हाथ धोइएगा, कौन से स्टेप से, कितने स्टेप में, नाम बताएंगे? सुमन के। सुमन के, वेरी गुड, ठीक है। सातों स्टेप 6 जो है हमारा SUMAN के, सुमन के से हमको हाथ अपना धोना है। उसके बाद में जो भी फाइंडिंग्स आपको मिली है अपने केस शीट में, उसको लिखना है, रिकॉर्ड करना है, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता है रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि पीवी एग्जामिनेशन में हम क्या चेक कर रहे हैं। हमने बात की सर्वाइकल डायलेशन चेक कर रहे हैं, एफिसमेंट चेक कर रहे हैं, स्टेटस क्या है मेम्ब्रेन का, पेल्विक एडिक्वेट है या नहीं ये देख रहे हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है बच्चे का, लाइकर का कलर क्या है, ये सारा कुछ देख रहे हैं। और सबको पता है आइडियल टाइम क्या है, 2 पीवी एग्जामिनेशन के बीच का 4 घंटा, ठीक है। और एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा इस चीज को, और कह सकते हैं गांठ बांध लीजिए इस बात को, कि अगर उसका पहले का हिस्ट्री APH का है तो हमको पीवी एग्जामिनेशन वहां पे अवॉइड करना है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग हिस्ट्री बात करते हैं ना, हिस्ट्री लेते हैं ना पेशेंट का, ठीक है।
अब हम लोग बात करेंगे पीवी एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ ऐसे भी फाइंडिंग्स आते हैं जो हमें हाई अलर्ट हम कह सकते हैं उसको, कि बहुत ही क्या बोले कि खतरा बोल सकते हैं, बहुत ही ये है हाई अलर्ट है, हमको ध्यान देना है। क्या क्या है? तो या तो हमें जब हम देख रहे हैं मिकोनियम आ रहा है या ब्लड स्टेन आ रहा है आपको दिख रहा है, तब थोड़ा सा हाई अलर्ट हो जाना है महिला के लिए, ठीक है। एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है अगर, ठीक है, जैसे कि कॉर्ड प्रेजेंटेशन हो गया या ब्रीच हो गया, फूड प्रेजेंटेशन हो गया, तो उस समय भी हमको क्या होना है, मतलब अलर्ट हो जाना है, ठीक है। हाँ, और फिर सर्वाइकल आप देख रहे हो कि ये आपका पार्टोग्राफ फिल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सर्वाइकल डायलेशन आगे बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब उतना ही है, कुछ ये नहीं हो रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा अच्छे से, और प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो डिसेंड नहीं हो रहा है, आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। जो पहले आपने पीवी किया था जैसा था वैसे अभी भी मिल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन अच्छा है, लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये भी हाई अलर्ट का निशान है, ठीक है। बड़ा कैपुट रहेगा तो भी, मोल्डिंग होगा तो भी, सीपीटी जिसको हम लोग सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन बोलते हैं ना, जिसमें दोनों का जो ये होता है साइज होता है अलग अलग रहता है, मिसमैच करता है, तो ये भी एक आपका हाई अलर्ट का साइन है। सर्विक्स लूज हैंगिंग होगा तो भी, ठीक है। और वेजाइना जो है ड्राई और हॉट रहेगा, तो ये सारा कुछ क्या आपका हाई अलर्ट का साइन है, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया ना हम पीवी एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, सबको बराबर पता है, समझ में आ गया। कुछ की मैसेजेस है, ये जो मैसेजेस है ना ये आपको याद रखनी। पहला तो कंसेंट हमेशा लेना है कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, चाहे वो पीवी एग्जामिनेशन हो या फिर एब्डोमेन एग्जामिनेशन हो, हमेशा हम क्या करेंगे, कंसेंट लेंगे, वर्बल कंसेंट एटलीस्ट आपको यहाँ लेना है। माँ का क्या होना चाहिए, ब्लैडर खाली होना चाहिए, यूरिन पास करके वो आनी चाहिए, ठीक है। हैंड वॉश करिएगा आप, है ना, और हाथों को रब करेंगे। रब करने क्यों बोलते हैं, एक काम करिए सब लोग अपने अपने हाथों को ऐसे करिए, सभी लोग करेंगे, सभी लोग ऐसे करो, अपने अपने हाथों को करिए करिए करिए, ठीक है। अब ऐसे रब करिए, ऐसे से करिए। क्या कैसा लग रहा है, हाथ कैसा लगा अभी, अपने गालों को छुओ, कैसा लगा, वार्म हो जाता है, गर्म हुआ ना। हाँ, तो हम हाथ धोते हैं, हाथ धोने के बाद हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं, होते हैं ना, ठंडा ठंडा लगता है। तो हम जब माँ के पास जा रहे हैं ना, उनके एब्डोमेन को टच कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, या माँ को हम टच कर रहे हैं, हमें अपने हाथों को इस तरह से रब करना। ये क्या घर्षण हो रहा है ना, घर्षण होने से क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है। गर्म हो गया तब हम उसको टच करेंगे, ठीक है। नहीं तो ठंडा ठंडा टच करिएगा तो वो भी उठ के बैठ जाएगा, होता है। आप ही ठंड के मौसम में अगर कोई आपको ऐसे ही छू दे तो होता है ना, वैसे ही उनके साथ होगा, ठीक है। तो हम हाथ धो लिए, हाथों को रब करेंगे माँ के एब्डोमेन को टच करने से पहले। उनसे बात करते रहिएगा, ऐसा नहीं है हाँ ठीक है लेटिए, पेशाब करके आ गए, ठीक है लेटिए, उसके बाद आप चले गए, हम पीवी कर रहे हैं आपका, हाँ बता दिया हमने, कंसेंट दे दिया, पीवी कर रहे हैं, कुछ नहीं। माँ को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगता है, एक तो वो आपको जानते नहीं है ना। हम लोग फैमिली, अपने फैमिली जिसको हम जानते हैं, जो हमारे क्लोज है, उनके साथ हम लोग फ्री रहते हैं, लेकिन हम अनजान लोगों के साथ तो नहीं होते ना। अब यहाँ तो आप लोग मतलब प्रोसीजर कर रहे हैं, पीवी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, और उनके लिए अनकंफर्टेबल सा, तो हम क्या करेंगे, उनसे बात करते रहेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, आपको कैसा लगता है अभी, ये सब पूछते रहिएगा, कुछ कुछ बात करते रहिएगा, मतलब पर्सनल ज्यादा बात नहीं करना है, बस रिलेटेड टू जो प्रोसीजर कर रहे हो बच्चा से रिलेटेड, यही सब आपको बात करनी है। समय पे दवा लेती हैं, खाती हैं, ये सब, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, आप अपने दोनों हाथों में स्टेराइल ग्लव्स पहने, जो हम पहले बात किए थे। और हमने क्लीन का भी बताया था ना, एक स्वाब हम उठा के एक स्वाब का एक ही स्ट्रोक करेंगे, ऊपर से नीचे किया हमने और हमने फेंकना है उसको, ठीक है। और जब आप फिंगर इंसर्ट करते हैं ना, तो उसी समय सारा फाइंडिंग्स ले लीजिएगा, जो भी आपको देखना है, उसका थिकनेस देखना है, डायलेशन देखना है, सारा कुछ देखने के बाद ही आपको क्या करना है, फिंगर अपने हाथ उंगलियों को बाहर लाना है, ठीक है। दोबारा रीइंसर्ट करना नहीं है हमें, दोबारा हम कब करेंगे, 4 घंटे बाद। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। सिर्फ एक जन को, अस्मिता सिस्टर ने बोला यस, बाकी सबको अभी भी है प्रॉब्लम है, सबको क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आप लोग एक काम करिए, एक छोटा सा बस होमवर्क है, एक छोटा सा, ठीक है। अपना हैंड वॉशिंग का वीडियो बना के भेजिएगा, ग्रुप बने हैं ना, सबके ग्रुप बने होंगे, तो एक हैंड वॉशिंग का वीडियो बना के भेजिएगा, और उसमें ऐसे करना है, आपको बोलना है कि अभी मैं हैंड वॉशिंग के स्टेप करने जा रही हूँ,
सुमन के है जिसका नाम 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग सुमन के, आपको दिखाना बोलते हुए एस से सीधा, यू से उल्टा, इस तरह का आप वीडियो बना के भेजिएगा। सभी लोग करेंगे? यस। केवल एक हॉस्पिटल ने कहा है यस। यस मैम। Yes, ma'am. ओके ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। राजी ओवर टू यू, थैंक यू। थैंक यू नील, थैंक यू सो मच इतना इंटरेक्टिव बनाने के लिए सेशन को। मैं आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, किसी को भी पीवी में कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी भी फैसिलिटी को कोई भी डाउट हो। ओके, इसका मतलब आप लोग को किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम सेशन लेने जा रहे हैं, वो है हमारा इन्फेक्शन प्रिवेंशन, थर्ड वाला, स्टैंडर्ड नंबर 14, इन्फेक्शन प्रिवेंशन। तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन भी हम, ये वाला जो टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड है, इसको भी हम इंटरेक्टिव ही रखेंगे। आप लोग को प्लीज सबको आंसर बोलना है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग जो करते हैं अपने हॉस्पिटल में वही चीज पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड नंबर 14, हमारा बीच बीच में से स्टैंडर्ड चलेगा। तो अभी आपका स्टैंडर्ड नंबर 1 कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है, 3 कंप्लीट है, आपका स्टैंडर्ड नंबर 4 कंप्लीट है, स्टैंडर्ड नंबर 6 कंप्लीट है, और स्टैंडर्ड नंबर अभी 14 कंप्लीट हो रहा है, मतलब कंप्लीट करने हम जा रहे हैं। तो ये हमारा इन्फेक्शन प्रिवेंशन, जिसके अंदर हम सारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे आपसे, इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग आपको करना है, कौन कौन से डस्टबिन आपको यूज करने हैं, कैसे आपको डॉनिंग एंड डॉफिंग करना है, मतलब कैसे पीपीई किट को पहनना है, कैसे उसको उतारना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम माइक्रोबायोलॉजिकल सर्विलेंस के बारे में बात करेंगे कि कभी आपके साथ कभी भी कोई पीपी हो जाए, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस हो जाए, या फिर आपके साथ कभी भी मर्कुरी स्पिलेज हो जाए या ब्लड स्पिलेज हो जाए, तो आप कैसे करेंगे, या फ्यूमिगेशन कैसे करेंगे ओटी का, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में 6 स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं। फर्स्ट वन इज हैंड वॉशिंग, सेकेंड है हमारा यूज ऑफ प्रोटेक्टिव अटायर, जिसमें हम पीपीई को कैसे पहनना है, कैसे उतारना है, यानी डॉनिंग डॉफिंग के बारे में बात करेंगे। तीसरा है हमारा प्रोसेसिंग ऑफ यूज्ड आइटम, अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग है इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट हम हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ शार्प आइटम्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे डिस्पोज करना है, उसके बारे में बात करेंगे। क्लीन एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको अपना वातावरण बिल्कुल साफ रखना है। नेक्स्ट हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से डस्टबिन में कौन कौन सी चीजें डाली जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और 2 और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ऐड हुए हमारे कोविड टाइम पे, जो कि है रेस्पिरेटरी हाइजीन, और 8th वन है सोशल डिस्टेंसिंग। तो जैसा कि अभी नील ने आप लोग को सबको बताया कि हैंड वॉशिंग करना है, तो कोई मुझे बता सकता है कि हैंड वॉशिंग कब कब करना होता है? कोई भी मुझे बता सकता है म्यूट करके। एक तो सब लोग प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि यदि आप लोग कोई भी मतलब हमें आंसर नहीं करेंगे या क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हमें नहीं पता कि कौन सी फैसिलिटी को कितना आता है। तो प्लीज आप लोग इसको, और ये भी मत सोचिए कि वो फैसिलिटी क्या सोचेगी, ये फैसिलिटी क्या सोचेगी। आप लोग सब डिफरेंट है और सब अलग अलग स्टेट से हैं, तो कोई किसी को नहीं जानता है, मैं भी आप लोग को नहीं जानती हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन रखिए, सारे डॉक्टर्स इसमें अवेलेबल हैं। यदि हम नहीं सॉल्व कर सकते तो हमारे डॉक्टर्स होंगे, हमारे सुपरवाइजर होंगे, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बट आप लोग प्लीज क्वेश्चन को उठाइए, चैट बॉक्स में लिखिए या आपके ग्रुप में लिखिए और आप लोग पूछिए। तो कोई मुझे बता सकता है कि कब कब हम हैंड वॉशिंग करते हैं? बिफोर टचिंग, बिफोर प्रोसीजर, कोई भी पेशेंट को टच करने से पहले करेंगे मैम। और बिफोर प्रोसीजर करेंगे, और आफ्टर टचिंग प्रोसीजर कोई भी, या सराउंडिंग एरिया में कर रहे हैं पेशेंट का तब भी वो करेंगे। वेरी गुड। और कोई भी सर्जिकल स्टार्ट करते हैं, कोई भी कैथेटर तब हम करेंगे। ओके, वेरी गुड। ठीक है, हमें कब कब हैंड वॉश करना है? हमें 5 बार हैंड वॉश करना ही करना है।
पेशेंट को छू, प्लीज म्यूट कर लीजिए, संतोषी जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। पेशेंट को छूने से पहले, पेशेंट को छूने के बाद, संतोषी पाल जी प्लीज म्यूट कर लीजिए आप। पेशेंट को छूने से पहले, पेशेंट को छूने के बाद, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, कोई भी प्रोसीजर करने के बाद, और पेशेंट के सराउंडिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने छू लिया, किसी भी चीज को छू लिया, उसका बेडशीट है, उसके कपड़े हैं, या उसका तौलिया है, कुछ भी आपने उसका छू लिया, तो आपको हैंड वॉश करना है। ठीक है, कब कब हैंड वॉश करना है? पेशेंट को छूने से पहले, पेशेंट को छूने के बाद, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, कोई भी प्रोसीजर करने के बाद, और पेशेंट के सराउंडिंग आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को छू लिया तो आपको हैंड वॉश करना है। तो यहाँ से कौन कौन से हॉस्पिटल वाले हैं जो बिफोर भी किसी प्रोसीजर करने से पहले भी प्रोसीजर करने से पहले भी हैंड वॉश करते हैं? प्रोसीजर करने के बाद तो आप लोग हैंड वॉश करते हैं, वो तो मैं मानती हूँ कि आप लोग को कोई बीमारी ना हो जाए, इसलिए आप लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए हैंड वॉश करते ही करते होंगे। मगर प्रोसीजर करने से पहले कितने लोग करते हैं हैंड वॉश? हम सभी करते हैं। ठीक है, सभी को करना है। हाँ, सभी को करना है हैंड वॉश करने। डायरेक्ट आपको बिना हैंड वॉश किए आपको ग्लव्स नहीं पहनना है। ठीक है, बिना आप लोग ये कहोगे कि हमारे हाथ तो गंदे नहीं हो रहे हैं ना, या फिर हमारे गंदे हाथ थोड़ी पेशेंट के पास जा रहे हैं, नहीं, आपको ग्लव्स पहनने से पहले आपको हाथों को अच्छी तरह से धोना जरूरी है। तो आप लोग को सबको अभी बता दिया सुमन के बारे में। S फॉर सीधा, U फॉर उल्टा, M फॉर मुट्ठी, A फॉर अंगूठा, N फॉर नाखून, और K फॉर कलाई के बारे में। ठीक है, तो आपके हाथ बहुत ज्यादा गंदे हैं तो आपको सोप एंड वाटर से आपको हाथों को अच्छी तरह से धोना है, वरना आप क्या कर सकते हैं, सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं। तो आपको कैसे हैंड वॉश करना है? सबसे पहले आपको जितने भी आपने ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं वो सबको आपको रिमूव करना है। आपने वॉच पहना है, आपके हाथ में घड़ी है, तो वो सबको आपको रिमूव करना है। आपके हाथ का जो कपड़ा है उसको ऊपर उठाना है, मेरा हाथ, हाँ, इसको ऊपर उठा के रखना है आपको दोनों हाथों के। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, टैप ऑन करना है, नल को ऑन करना है, हाथों को गीला करना है, साबुन अप्लाई करना है, सोप अप्लाई करके झाग बनाना है। अब आपको सुमन के करना है। ठीक है, S फॉर होता है सीधा, 10 बार आपको सीधा करना है। सब लोग वीडियो ऑन करके करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम 10 बार इसलिए कर रहे हैं, 5 इसके लिए, 5 इसके लिए। ठीक है, 5 इसके लिए, 5 इसके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, U फॉर होता है उल्टा, U फॉर उल्टा। तो एक हाथ ऐसे रखना है, एक हाथ उसके ऊपर रखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, बस 5 बार। अब इस हाथ को नीचे रख लो, इस हाथ को ऊपर चढ़ा लो। 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद आता है M फॉर मुट्ठी। एक हाथ का नक्कल बना लो, मुट्ठी बना लो। 1 2 3 4 5। इसमें आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तीनों कवर हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको नक्कल बना लो, इसका उठाओ। 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद आता है A फॉर अंगूठा, A फॉर अंगूठा। तो अंगूठा है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद आता है N फॉर नाखून। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, K फॉर कलाई। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब आपको हाथों को टैप के नीचे धोना है, हाथों को नल के नीचे आप धोएंगे। उसके बाद हाथ से नल बंद मत करना, इस हाथ से आप नल नहीं बंद करेंगे, आप एल्बो को यूज करेंगे। ठीक है, कोहनी को यूज करेंगे बंद करने के लिए। बंद किया, हवा में आपको हाथों को सुखाना है, ड्राई करना है हवा में। उसके बाद आपको ग्लव्स पहनने हैं। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है सुमन के में? यस मैम, समझ में आ गया। ओके ओके,
ठीक है, तो आप लोग जैसा कि नील ने कहा था कि छोटा छोटा वीडियो बना के आप ग्रुप में डाल सकते हैं। तो ग्रुप बिल्कुल शांत है, कोई भी कुछ भी नहीं डाल रहा है। तो आप लोग 15 हॉस्पिटल्स है इसमें, और अभी अभी सेशंस जिसने 12 हॉस्पिटल अभी ज्वाइन है हमारे इस सेशंस में। तो प्लीज आप लोग सब इंटरेक्टिव कर सकते हैं, छोटे छोटे वीडियोस बना के उसमें डालिए, आप लोग के सीखने के लिए ही है वो ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पीपीई के बारे में, कौन कौन से पीपीई हम यूज करते हैं। तो वो भी आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि हम कौन कौन सा, क्योंकि कोविड के टाइम पे सब लोग पीपीई पहन के थक चुके होंगे और अच्छी तरह से रट गया होगा आप लोग को कि पीपीई कौन कौन से हैं। तो मैं बस इसको लेके जा रही हूँ। पीपीई में आपका मास्क आएगा, आपका फेस शील्ड आएगा, आपके गॉगल्स आएंगे, आपके एप्रन्स आएंगे, आपके ग्लव्स आएंगे, कैप आएगा और आपका शू कवर आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डॉनिंग एंड डॉफिंग में क्या करते हैं, यानी आपको कैसे पीपीई को पहनना है। तो ये भी बस आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा, बस थोड़े से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से थोड़े से रूल्स हैं कि कैसे पहनना है, किसके सामने पहनना है और कैसे उसको रिमूव करना है। तो थोड़ा सा तरीका अलग है, जैसे कि ग्लव्स आप कैसे पहनते हो, ग्लव्स का पहनने का तरीका और ग्लव्स के उतारने का तरीका दोनों अलग अलग है। तो वो आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा। वैसे ही आपको पीपीई भी पता होगा, मगर मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि पीपीई को पहनते कैसे हैं और पीपी को रिमूव कैसे करना है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने हैंड वॉश से पहले आपको बोला था कि आपने कोई भी ज्वेलरी पहन रखी है तो वो सबसे पहले आपको रिमूव करना है। आपको वॉच पहना हो, पेन हो, आपके पास मोबाइल फोन हो, कुछ भी हो, आपको सबसे पहले उसको क्या करना है, हटा देना, रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रब सूट पहनना है, बूट्स पहनना है, रबर बूट्स पहनना है, और आपको कहाँ पे एंटर करना है, आपके क्लीन एरिया में आपको एंटर करना है। वहां पे जो आपका पीपीई किट रखा होगा वो आपको एक बार देख लेना है कि वो पीपीई किट आपके साइज का है कि नहीं। किसी को बहुत लूज पड़ता है, किसी को बहुत टाइट पड़ता है, तो वो आपके साइज का है कि नहीं, अप्रोप्रिएट साइज का है कि नहीं, वो आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट, पीपीई हमेशा अपने सुपरवाइजर के गाइडेंस में ही पहनना है। ठीक है, तो अब हम पीपीई पहनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हैंड वॉश किया, जो सुमन के हमने यूज किया था उससे हमने हैंड वॉश किया। अब आपने सबसे पहले ग्लव्स पहनना है, स्टेराइल ग्लव्स आपको पहनना है। उसके ऊपर आपको एप्रन पहनना है, गाउन पहनना है आपको। उसके बाद आपको फेस मास्क लगाना है। उसके बाद आपको फेस शील्ड या गॉगल्स, जो भी आप यूज करना चाहते हैं आंखों के प्रोटेक्शन के लिए, तो वो आपको यूज करना है। नेक को कवर करने के लिए आपको नेक कवरिंग यानी सर्जिकल बोनेट का यूज करना है। उसके बाद उसके ऊपर आपको एप्रन पहनना है, जो वाटरप्रूफ एप्रन होता है वो आपको पहनना है। उसके बाद आप सबसे लास्ट में ग्लव्स पहनेंगे एक और, ठीक है, लास्ट वाला सर्जिकल ग्लव्स आपको एक और पहनना है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इसको कैसे आपको उतारना है। तो उतारने का, पहनने का तरीका थोड़ा इजी था, आपने जल्दी जल्दी पहन लिया। अब उतारने के तरीके में एक चीज आपका कॉमन है, वो हर एक एक चीज को उतारते उतारते आपको करना है। सबसे पहले, जैसे आपने किसी सुपरवाइजर के गाइडेंस में पीपीई को पहना था, वैसे ही आपको किसी सुपरवाइजर के गाइडेंस में इसको उतारना भी है। ठीक है, तो उतारने के लिए वो आप अपने सुपरवाइजर के सामने उतारेंगे। तो कैसे उतारेंगे, सबसे पहले आपको हैंड हाइजीन करना है। ठीक है, अपने सैनिटाइजर से आपको हैंड हाइजीन करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आपने एप्रन पहना था उसको आपको रिमूव करना है, फिर आपको हैंड हाइजीन करना है। फिर आपको ग्लव्स उतारने हैं, जो सबसे लास्ट में जो ग्लव्स पहने थे उसको उतारना है, फिर आपको हैंड हाइजीन करना है। अब आपने जो नेक कवर पहना था, नेक को कवर करने के लिए जो बोनेट यूज किया था उसको उतारना है, फिर आपको हैंड हाइजीन करना है। फिर आपने जो सेकंड गाउन पहना था उसको उतारना है, फिर आपको हैंड हाइजीन करना है। यानी एक एक चीज को उतारते उतारते आपको हैंड हाइजीन करना है। फिर आपको जो आई प्रोटेक्शन के लिए आपने जो गॉगल्स या फेस शील्ड यूज किया था उसको उतारना है। उसके बाद आपको हैंड हाइजीन करना है, फिर आपको मास्क उतारना है, उसके बाद फिर से हैंड हाइजीन करना है। फिर आपको बूट्स, जो रबर बूट्स पैरों में पहने थे उसको उतारना है, फिर हैंड हाइजीन करना है, और सबसे लास्ट में आपको ग्लव्स पहनना है। और इसके बाद जो सबसे लास्ट में हैंड हाइजीन करेंगे वो कैसे करेंगे, सैनिटाइजर से या सोप एंड वाटर से? सोप एंड वाटर से। जो सबसे लास्ट वाला हैंड हाइजीन होगा वो आपका हो जाएगा
सोप एंड वाटर से। ठीक है, मैं इसका वीडियो भी आपको शेयर करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे पहनना है, कैसे उतारना है। अब हम देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ यूज्ड आइटम्स। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कैसे इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। तो आपके यहाँ यदि सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज डिपार्टमेंट है, CSSD है, तो वहां पे क्या क्या होता है। सबसे पहले डिसइंफेक्टिंग होता है, यानी डिकंटामिनेट होता है आपके इंस्ट्रूमेंट। कैसे डिकंटामिनेट करते हैं, कोई मुझे बता सकता है? डिकंटामिनेट कैसे करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स को, यूज्ड आइटम्स को? ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग पहले open water wash, Sidex lotion, autoclave, ETO. यस, सबसे पहले हमें ब्लीचिंग का जो सॉल्यूशन है या आप हाइपोक्लोराइड का जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसके अंदर आपको डिकंटामिनेट करना है फॉर 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट के लिए आपको पहले डिकंटामिनेट करना है। देन उसके बाद आता है आपका क्लीनिंग वाला पार्ट, जिसमें आप डिटर्जेंट के वाटर में, ठीक है, सोप वाले वाटर में आपको ब्रश के हेल्प से, जो दांतों वाले साफ करने वाला जो ब्रश होता है उसके हेल्प से जितने भी सीजर या आपके फॉर्सिप्स होते हैं उसका लॉक एरिया, उसका टीथ एरिया, उसको अच्छी तरह से आपको क्लीन करना है। देन उसके बाद आता है आपका ऑटोक्लेविंग यानी स्टरलाइजेशन। उसके बाद आपका आता है स्टोरेज, जिसमें आप स्टोर करके ड्रम में रखते हैं। ठीक है, तो 4 चीजें हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम डिकंटामिनेट करते हैं, जिसमें आपको ब्लीचिंग सॉल्यूशन या हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन जो भी आपने अपने हॉस्पिटल में बना रखा है उसके अंदर डिकंटामिनेट करना है। देन आपका क्लीनिंग वाला पार्ट होता है, जिसमें आपको डिटर्जेंट के वाटर में इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करना होता है। उसके बाद रनिंग वाटर से क्लीन करते हुए आपको ऑटोक्लेव करना है, यानी स्टरलाइजेशन होगा। देन उसके बाद उसका स्टोरेज होगा। किसी को कोई डाउट? नो मैम। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन कैसे बनता है? यदि आपके यहाँ पाउडर फॉर्म है तो पाउडर फॉर्म में बता सकते हैं। यदि आपके पास लिक्विड फॉर्म है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन वाला तो आप वो भी बता सकते हैं। यस, ट्राई करिए। हाँ, 1 लीटर में 15 ग्राम। वेरी गुड। हाँ, यस यस यस, ये आपने पाउडर फॉर्म बताया है कि 1 लीटर में 15 ग्राम यानी एक माचिस की डिब्बी। वेरी गुड। कोई हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बता सकता है? 1 लीटर में 5 ml मैम। 1 लीटर में 5 ml। तो आपने देखा है कि आपका जो कंटेनर है, जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का जो कंटेनर है, वो कितने परसेंटेज वाला है? 5.25% वाला है या 3% वाला है? हमारे यहाँ 0.5% वाला आता है। वो हम बनाते हैं, 0.5% हम बनाते हैं। आपका जो कंटेनर, जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का जो कंटेनर होगा, उसमें आप आज परसेंटेज देखना कितने परसेंटेज का कंटेनर है, 5.25% का है या 3% वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 15 ग्राम वाला बताती हूँ। जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन, ब्लीचिंग पाउडर जो आता है, पाउडर फॉर्म में जो आता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 1 लीटर, मैं 1 लीटर पानी का आपको बता रही हूँ, बट आपको कम से कम 5 लीटर या 10 लीटर पानी आपको बना के रखना है। ठीक है, तो 1 लीटर पानी में हम 3 टीस्पून, जो छोटा वाला टीस्पून होता है, 3 टीस्पून, 1 टीस्पून में 5 ग्राम आता है। ठीक है, तो 3 टीस्पून हम यूज कर रहे हैं, तो टोटल 15 ग्राम हम यूज करेंगे 1 लीटर पानी में। यानी 10 लीटर पानी बना रहे हैं तो 150 ग्राम आपको यूज करना है ब्लीचिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन। इसको कैसे बनाते हैं, आपको 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर नहीं, कम से कम 5 लीटर पानी लेना है या 10 लीटर पानी लेना है। उसके अंदर आपको घोल तैयार करना है। तो मैं 1 लीटर का आपको बता देती हूँ। 1 लीटर की जो बोतल आती है उसमें पानी लेकर आप बकेट में डाल सकते हैं। डालने के बाद आप उसके अंदर क्या करेंगे, उसी में से जो आपने पानी बकेट में लिया है उसी में से थोड़ा सा पानी मग के अंदर लेंगे, मग में लेंगे। एक माचिस की डिब्बी, एक छोटी वाली जो माचिस की डिब्बी आती है, उस माचिस की डिब्बी में आपको ब्लीचिंग सॉल्यूशन, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसको लेना है। ऊपर से आपको बिल्कुल सीधा कर देना है कि ताकि ऊपर मतलब उठा हुआ ना हो, बिल्कुल सीधा सपाट कर देना। उस ब्लीचिंग पाउडर को आपको उस मग के पानी में डाल के घोल बनाना है। मगर हमेशा याद रखना एप्रिन पहन के ही करना, नहीं तो हाथ फटने लगेंगे। आपको घोल बनाना है। हाँ सॉरी, ग्लव्स पहन के, सॉरी ग्लव्स पहन के ही करना है।
तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जैसे कि आपने देखा होगा बेसन में जो गांठें आती हैं, बेसन में जो गुठली टाइप की आती है, वैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पेस्ट बनना है। पूरा पेस्ट अच्छी तरह से आपको बनाने के बाद वो जो मग का पानी है उसको आपको पूरे बकेट में मिला देना है और आपको अच्छी तरह से हिला देना है। तो आपका ब्लीचिंग सॉल्यूशन तैयार है फॉर 1 लीटर। मैं 1 लीटर की बात कर रही हूँ, आपको बनाना 5 लीटर या 10 लीटर है, अकॉर्डिंग टू आपके यहाँ होने वाली डिलीवरी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? अब ब्लीचिंग को आपको 6 से 8 घंटे यूज करना होता है। 6 से 8 घंटे आप इस सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं, यानी 24 घंटे में 3 शिफ्ट में आपके नए नए ब्लीचिंग का सॉल्यूशन का पानी बनना तैयार होना है। दूसरी चीज, बकेट को ढक के रखना है, क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो रिलीज होती है, ठीक है, उड़ती है, इसलिए उसको आपको ढक के रखना है। ठीक है, अब इस पानी से आपका इंस्ट्रूमेंट क्लीन होगा। यदि आपके यहाँ डिलीवरी उस दिन नहीं हुई तो उस पानी को वेस्ट मत करिए, उस पानी से आप पूरे डिलीवरी रूम के पोछा लगवा सकते हैं, डिलीवरी टेबल का पोछा साफ कर सकते हैं और डिलीवरी रूम को पोछा लगवा सकते हैं। ठीक है, अब आपका आता है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो कंटेनर है, आपके हॉस्पिटल में जो कंटेनर आया होगा वो कंटेनर कितने परसेंटेज वाला है। 5.25% का भी कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं 3% का भी आता है। यदि 5.25% का है तो आप कैसे बनाएंगे? 1 लीटर पानी में कितने ml होता है? 1 लीटर पानी में कितने ml होता है? 1000 ml। 1000 ml, तो 1000 ml 1000 अपॉन 5.25% का यदि आपके यहाँ हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है तो 1000 अपॉन 5.25 इंटू 1%, क्योंकि हम 1% का क्लोरीन सॉल्यूशन बना रहे हैं तो 1% कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा आपका जो आंसर आएगा वो 190 आएगा। उस 190 को आपको 1000 से माइनस करना है तो आपका 810 आएगा। तो 810 ml आपको पानी लेना है 1 लीटर के लिए और 190 ml आपको हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बनाना है। उससे आपका 1% ब्लीचिंग सॉल्यूशन यानी क्लोरीन सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये आपको एमएसबी में भी बताऊंगी, आप अभी टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कौन से परसेंटेज का कंटेनर है। नेक्स्ट हम सीखने जा रहे हैं कि वेस्ट का डिस्पोज हम कैसे करेंगे। जो आपके हॉस्पिटल में जो वेस्ट निकलता है उसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे। तो सबसे पहले है सेग्रीगेशन, कलेक्शन कैसे किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, सेग्रीगेशन में आप कौन कौन से डस्टबिन में डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले डस्टबिन हम देखते हैं कि कौन सा कचरा कौन से डस्टबिन में डाला जाता है। कलेक्शन में कलेक्ट करना, कैसे कलेक्ट करना है, उनको कैसे स्टोरेज करके रखना है। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह आपको कैसे उस कचरे को ट्रांसपोर्ट करना है। और फोर्थ वन है ट्रीटमेंट, उसका क्या होता है, उस कचरे का ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, कैसे मैनेजमेंट होता है उसका, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि येलो डस्टबिन में हम क्या डालते हैं। येलो में जो हॉस्पिटल बिल्कुल शांत है प्लीज वो हॉस्पिटल, ओके, जो हॉस्पिटल बिल्कुल शांत है प्लीज वो बोलिए। येलो में कौन सा? कालिंदी हॉस्पिटल, ब्लड रिलेटेड। हाँ ठीक है, बोलिए मैम येलो में। यस बोलिए, येलो में ब्लड रिलेटेड। हेलो, हाँ यस बोलिए। ड्रेसिंग। हेलो, यस बोलिए। मैम येलो में ब्लड से रिलेटेड वाले डालेंगे, जैसे ड्रेसिंग्स वाला। ठीक है, हम ब्लू में क्या डालते हैं। ब्लू में मैम कांच के बॉटल। ठीक है, ग्लासेस के जितने भी अब ब्रोकन ग्लासेस हैं, कांच के आइटम्स। वेरी गुड। रेड में क्या डालते हैं। रेड में प्लास्टिक की चीजें हैं। ठीक है, प्लास्टिक की चीजें हम रेड में डालते हैं। ब्लैक में क्या डालते हैं। खाने पीने वाला मैम। ठीक है, सूखा कचरा जो है, ठीक है, जो मतलब मेडिकल से कोई रिलेटेड नहीं है, सूखा कचरा सब उसमें डालते हैं। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बता दो मेटल की चीजें फिर किस में जाएंगी। मेटल की चीजें जैसे रेजर है, सर्जिकल ब्लेड है, ब्लेड्स हैं, नीडल्स हैं।
वाइट वाइट मैम ठीक है, वाइट यानी पंचप्रूफ White कंटेनर है। में आपका, वेरी गुड, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि येलो में आपको क्या क्या डालना है। तो येलो में जितना भी आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, जितने भी बॉडी वेस्ट हैं, वो सारा आपका येलो में जाएगा। आपके जितने भी ब्लड से सने हुए कपड़े हैं, गॉस पीस है या कॉटन्स है, वो सारी चीजें, और साथ ही साथ एक्सपायरी मेडिसिन जो है वो भी आपका येलो में जाएगा। ठीक है, तो येलो का जो वेस्ट होता है उसको बड़े बड़े भट्टियों में डाल के जला दिया जाता है। ठीक है, आग की भट्टियों में डाल के परमानेंट उसको जला दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेड। आपको हिंदी में याद करना हो तो आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं। पा से पीला, पा से प्लासेंटा। ठीक है, पा से पीला, पा से प्लासेंटा। ला से लाल, ला से लचीला। लचीला क्या, प्लास्टिक की जितनी भी चीजें हैं तो वो सारी चीजें आपका, जैसे कि ट्यूबिंग है, बोटल्स है, यूरिन बैग्स हैं, सिरिंजेस हैं, ग्लव्स हैं, ये सारी चीजें आपकी किस में जाएंगी, आपकी रेड में जाएंगी। ठीक है, तो रेड वाले जितने भी आइटम्स होते हैं ना, इसके अंदर बहुत हाई वेव की माइक्रोवेव्स डाली जाती हैं और जितने भी सूक्ष्म कीटाणु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको नष्ट कर दिया जाता है और उसके बाद ये रिसाइकलिंग के लिए जाता है। सबसे पहले बहुत वोल्टेज वाली जो हाई वेव्स जो होती है ना, उसके ऊपर डाल के उसके अंदर के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी कीटाणु होते हैं ना, उनको मार के ये रिसाइकलिंग के लिए दे दिया जाता है, रेड वाली चीजें। इसके बाद जाता है आपका व्हाइट। व्हाइट वाली जो चीजें होती है, पंचप्रूफ कंटेनर भी इसको बोलते हैं, जिसके अंदर सारे शार्प आइटम मीन्स आपका जितना भी सांसे सुई, सांसे सफेद, हाँ, निडल है आपका, रेजर है आपका, ब्लेड है, सर्जिकल ब्लेड्स हैं आपके, ये सारी चीजें जितनी भी मेटल की चीजें होती है ना, वो सारी चीजें आपकी व्हाइट में जाएंगी। तो व्हाइट के लिए हम क्या करते हैं, बहुत गहरे गहरे पिट खोदे जाते हैं और उस पिट के अंदर डालकर परमानेंट सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ये रिसाइकलिंग के लिए नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद जाता है आपका ब्लू। ना से नीला, ना से नुकीला। नुकीला मींस जितने भी ग्लास के आइटम्स हैं, जैसे कि ब्रोकन ग्लासेस हैं आपके, एम्प्यूल्स हैं आपके, हाँ, वाइल है आपके, या स्लाइड्स हैं आपके, तो वो सारी चीजें आपकी ब्लू में जाएंगी। ठीक है, तो ब्लू के भी आइटम्स, ब्लू और रेड के आइटम्स में जितने भी आइटम्स होते हैं, इन दोनों में हाई वेव की ये वेव्स डाली जाती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नष्ट करने के बाद ये रिसाइकलिंग के लिए जाता है। तो कांच के आइटम्स और प्लास्टिक के जितने भी आइटम्स होते हैं, इनकी रिसाइकलिंग होती है। ये हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, बड़े बड़े गहरे गड्ढे खोद के उसके अंदर डाल के, जब वो गड्ढे भर जाते हैं तो उसको परमानेंट सील कर दिया जाता है। और जो येलो वाला होता है, ये बहुत बड़ी बड़ी आग की जो भट्टियां होती हैं, उस भट्टियों में डाल के परमानेंट जला दिया जाता है। नेक्स्ट आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ का देखिए हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है, कितना क्लीन है, सारे डस्टबिन अरेंज हैं। और देखिए जो भी है नर्स जो है, वो केले का छिलका जो है वो ग्रीन डस्टबिन में डाल रही हैं। ठीक है, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में नहीं डाल रही हैं। और जो भी है, जो भी स्टाफ है, जो भी मेडिकल स्टाफ है, वो भी देखिए उनके हाथ में एक एम्प्यूल रखा हुआ है और वो एम्प्यूल उसे ब्रोकन मतलब ग्लासेस के ब्लू वाले में डाल रहे हैं। ठीक है, तो यही वही है येलो वाला डस्टबिन। येलो वाले डस्टबिन में सारे एनाटॉमिकल वेस्ट डालेंगे, जितने भी ब्लड से सने हुए चीजें हैं वो सारी चीजें आपकी येलो में जाएंगी। रेड में सारे आपके जितने भी प्लास्टिक के आइटम्स हैं, ये सारे आपके रेड में जाएंगे। ब्लू में जितने भी कांच के आइटम्स हैं वो सारे आपके ब्लू में जाएंगे। जितने भी मेटल के शार्प आइटम्स हैं वो सारे आपके व्हाइट में जाएंगे, व्हाइट पंचप्रूफ कंटेनर में। ब्लैक में जितने भी सूखे कचरे होते हैं जिनका मेडिकल से कोई रिलेशन नहीं होता है, वो सारी चीजें आपकी ब्लैक में जाएंगी। और ग्रीन जो डस्टबिन है, इसके अंदर सारे जो सब्जियां हैं आपकी, किचन के जितने भी आइटम्स होते हैं, वो सारी चीजें आपकी जो सड़ गल जाती हैं, वो सारी चीजें आपको ग्रीन में, यानी गीला कचरा आपको ग्रीन में डालना है। तो मुझे कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है, 2 पिक्चर्स आपके सामने हैं, तो इसमें दोनों पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर रॉन्ग है और कौन सा पिक्चर करेक्ट है, सही कौन सा है, कौन सा गलत है? प्लीज बताइए। दोनों ही गलत है। दोनों ही गलत है मैम। ओके,
ठीक है, आपने दोनों ही गलत इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर भी सारी चीजें उसने इकट्ठे करके कर दिया, ठीक है। मगर उसके हिसाब से यदि आप एनवायरमेंट की तरफ से देखा जाए कि कौन सा, हाँ आप अंदर की चीजें मत देखिए अभी, वैसे उसकी साफ सफाई के बारे में बताइए कि कैसे लेके जाना, वो सब ठीक है कि नहीं, मतलब गंदगी तो है, मैं मानती हूँ कि जो सामान उसने एक ही डब्बे में सब कुछ कलेक्ट कर रखा है वो मत देखिए, अंदर की चीज मत देखिए। वैसे देखिए ये दोनों में से कौन सा रॉन्ग है, कौन सा करेक्ट है? मैम फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। यस, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। यस, क्योंकि फर्स्ट वाले में देखिए एक ही डस्टबिन यूज किया है और उसी डस्टबिन में सब कुछ डला हुआ है, उसके पैर में गंदी वाली सुई लग भी चुकी है, तो ये चीज जो है फर्स्ट वाला जो है वो रॉन्ग है और सेकंड वाला करेक्ट है। एक और है पिक्चर, इन दोनों में बता दीजिए कौन सा रॉन्ग है, कौन सा करेक्ट है? ग्रीन वाला सेकंड राइट है। यस, सेकंड वाला राइट करेक्ट है और फर्स्ट वाला रॉन्ग है। आप देखिए पेशेंट भी लेटा हुआ है, पेशेंट के सामने से वर्कर जो है वो सारी चीजें एक ही किसी बोरे में भर के वो लेके जा रहा है, आधी चीजें उसकी जमीन पे भी गिर रही है, कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उसने यूज नहीं किया है, यानी पीपीई का कोई भी सामान उसने पहना नहीं है और वो उसको घसीटता हुआ लेके जा रहा है। सेकंड वाले में आप देखिए कितने उसने सारे पीपीई किट उसने पहन रखे हैं और साथ ही साथ उसने ये जो येलो डस्टबिन है, येलो डस्टबिन में सारी चीजें लेके वो एक जगह से दूसरी जगह अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं मर्कुरी क्लीन अप किट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मर्कुरी जो होता है वो बहुत जहरीला होता है, सबको पता है। तो कभी आपके हॉस्पिटल में कहीं थर्मोमीटर टूट जाए या फिर बीपी इंस्ट्रूमेंट टूट जाए तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक किट आपको तैयार करके रखना है। उस किट के अंदर आपका होगा पीपीई किट, आपका प्लास्टिक जिपर बैग होगा जिसपे जिप लग जाती है, प्लास्टिक जिपर बैग होगा, ड्रॉपर होगा जिससे आपको उसको कलेक्ट करना है, हैवी पेपर कार्ड होगा जो ताश के पत्ते होते हैं या फिर एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा भी चलेगा तो वो आप यूज कर सकते हैं, और एब्जॉर्ब करने के लिए आप टिश्यू पेपर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको तैयार करके रखना है। तो मर्कुरी स्पिलेज हो जाए, कभी मर्कुरी टूट जाती है, मर्कुरी कोई आपका जो थर्मोमीटर है या बीपी इंस्ट्रूमेंट टूट जाता है और मर्कुरी गिर जाती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस रूम के विंडोज और डोर्स जितने भी दरवाजे और खिड़कियां हैं वो खोल देने हैं, ठीक है। क्योंकि मर्कुरी क्या होती है, उड़ती है, ठीक है। मर्कुरी के जो फ्यूम्स होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, खिड़कियां दरवाजे खोल देना है। खोलने के बाद आपको क्या करना है, हैवी पेपर से, ठीक है, आपको पीपीई किट पहनने के बाद जो आपने कार्डबोर्ड लिया है, जो भी ताश का पत्ता या कार्डबोर्ड आप ले रहे हैं उससे आपको कलेक्ट करना है, एक जगह इकट्ठा करना है मर्कुरी को, ठीक है। आपको ड्रॉपर की सहायता से उसको फिल कर लेना है। उसके बाद आपको वो सारी चीजें जो टूटी हुई चीज थी, आपका ये थर्मोमीटर टूटा हो, बीपी इंस्ट्रूमेंट टूटा हो, वो चीजें और आपकी साथ में आपने जो मर्कुरी ड्रॉपर में भरा है वो और वो कार्ड, वो सारा जिपर बैग में रखकर जिप करके बंद करने के बाद आप जो भी अथॉरिटी पर्सन, जो भी आपके यहाँ का मैनेजमेंट यूनिट होगा वहां पे आपको इसको सबमिट कर देना, क्योंकि ये मर्कुरी बाद में फिर से यूज किया जा सकता है, तो आप इसको वापस कर सकते हैं। इसके बाद आप इस जहां पे आपका मर्कुरी गिरा है तो प्लीज वहां पे कोई भी क्लोरीन या एमोनिया आपको यूज नहीं करना है, या आपको कोई झाड़ू नहीं लगाना है, झाड़ू लगा के उसको फेंकना नहीं है क्योंकि झाड़ू में भी चिपक जाते हैं, ये जहरीला होता है, इसलिए वो सारी चीजें नहीं करनी है। दूसरी चीज, आपको वैक्यूम भी यूज नहीं करना है क्योंकि इसके जो फ्यूम्स होते हैं, इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो हवा में घूमते हैं, इसलिए आपको वैक्यूम भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका ब्लड स्पिलेज। ये सारी चीजें आप लोग को पता है, बस हम आपके नॉलेज के लिए थोड़ा बता रहे हैं क्योंकि इन्फेक्शन प्रिवेंशन सारे हॉस्पिटल्स में होता है। ये 16 स्टैंडर्ड में बस यही एक स्टैंडर्ड है जो सब सारे हॉस्पिटल्स में अच्छी तरह से होता है, इसलिए बस आपकी नॉलेज को थोड़ा सा और अच्छी तरह करने के लिए हम इसको सिखा रहे हैं। तो ये है आपका ब्लड स्पिलेज। ब्लड स्पिलेज में हम देखते हैं कि छोटा, जब स्मॉल स्पिल्स हो जाते हैं, छोटा थोड़ा बहुत गिर जाता है, तब आपको क्या करना है, तो आपको यूज पीपीई किट पहनना है क्योंकि आपको नहीं पता किस इन्फेक्टेड पर्सन का ये ब्लड हो सकता है। आपको जहां पे ब्लड गिरा है वहां पे एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे पहले आपको टिश्यू पेपर उसके ऊपर डाल के उसको एब्जॉर्ब करना है। तो आप टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हैं या फिर आप न्यूज पेपर भी यूज कर सकते हैं, उसको एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करने के बाद आप उसको कलेक्ट करके आपको येलो डस्टबिन में डालना है क्योंकि ये ब्लड रिलेटेड है, तो आपको येलो डस्टबिन में डाल देना है। वहां पे आपको 0.5% या 1% जो भी आपने क्लोरीन सोल्यूशन बना रखा है उसको आपको डाल के
वाइप कर देना है यानी साफ कर देना है। तो ये स्मॉल स्पिल्स का था, यदि छोटे अमाउंट में यदि ब्लड गिरता है तो। यदि लार्ज अमाउंट में ब्लड गिरता है तब भी आपको वैसा ही प्रोसीजर करना है। सबसे पहले आपको पीपीई किट पूरा पहनना है। आपको जहां पे ब्लड गिरा है उसके ऊपर आपको टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर आपको डाल के उसको एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करने के बाद आपको सब कुछ निकाल के उसको येलो डस्टबिन में आपको डिस्कार्ड करना है। वहां पे आपको 0.5% या 1% क्लोरीन सॉल्यूशन डाल के आपको थोड़े कुछ मिनट के लिए आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपको क्लीन करते हुए आपको सोप के पानी से, सोप वाटर से आपको फर्श को अच्छी तरह से धुलवा देना है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। यदि हेपेटाइटिस बी का या एचआईवी का कभी आपको निडल लग जाती है किसी पर्सन का, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको अपनी जिस पार्ट में आपको लगा है उसके लिए सबसे पहले रिकैपिंग करना जरूरी है क्या? जैसे मान लो किसी का निडल है, सिरिंज है, आपने किसी को आईवी दिया या आईएम दिया, फिर उसके बाद आप उसको रिकैप करते हैं। रिकैप करना चाहिए? नहीं, ठीक है, हाँ, रिकैप नहीं करना है। रिकैप करते समय भी कभी कभी चुप जाता है, तो रिकैप नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आपको ऐसा कभी कुछ होता है, एक्सीडेंट ऐसा कुछ भी होता है, तो आपको सोप एंड वाटर से इमीडिएटली उस पार्ट को अच्छी तरह से धोना है। अवॉइड करना है कोई भी केमिकल क्लीनर्स आपको उस पार्ट पे नहीं लगाना है। स्क्वीजिंग नहीं करनी है, यानी दबाना नहीं है, दबा के वो ब्लड नहीं निकालना है, स्क्वीजिंग नहीं करनी है आपको। और एयरली जितनी जल्दी हो सके आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस आपको यूज करना है। और कम से कम 72 घंटे के अंदर आपको अपने अथॉरिटी पर्सन को, जो भी मैनेजमेंट यूनिट है, उनको सबसे पहले उनको बता देना है। और 72 आवर्स के अंदर आपको मेडिसिन ले लेना है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोबायोलॉजिकल सर्विलेंस। तो माइक्रोबायोलॉजिकल सर्विलेंस भी आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। ये इसमें स्वाब को हम कलेक्ट करते हैं इन्फेक्शन प्रोन सरफेसेस से। यानी जैसे कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कहाँ होता है? डिलीवरी रूम में देखें तो हम डिलीवरी टेबल्स में सबसे ज्यादा होता है, डोर्स में होता है, जो दरवाजे होते हैं दरवाजे के हैंडल्स में होता है, और प्रोसीजर जो लाइट होती है ना उस पे सबसे ज्यादा होते हैं। तो वहां से आपको स्वाब कलेक्ट करना है और लेबोरेटरी में भेज के उसका माइक्रोबायोलॉजिकल सर्विलेंस होता है। फ्यूमिगेशन आपके हॉस्पिटल में ओटी में जो है वो हर वीकली आपका फ्यूमिगेशन होना चाहिए। और लेबर रूम में वंस इन अ मंथ, 1 महीने में 1 दिन आपका लेबर रूम में फ्यूमिगेशन होना है। स्वाब कल्चर के लिए ओटी में वंस इन अ मंथ, महीने में 1 बार स्वाब कल्चर होना चाहिए। और यदि आपके हॉस्पिटल में फ्यूमिगेशन और स्वाब कल्चर दोनों हो रहे हैं तो प्लीज रजिस्टर मेंटेन करना है और उसमें सब कुछ लिख के रखना है कि कब कब आपका फ्यूमिगेशन हुआ और कब कब आपका स्वाब कल्चर के लिए आपके हॉस्पिटल से स्वाब कल्चर गया। तो ये कोविड-19 का इन्फेक्शन प्रिवेंशन है, ये अच्छी तरह से सबको पता है कि हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है सारी चीजों में। तो हैंड वॉश करना है सोप एंड वाटर से। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी हाइजीन आपको मेंटेन रखना है, यानी जब भी आप छींकेंगे या खांसेंगे तो आपको क्या करना है, टिश्यू पेपर या टॉवल का यूज करना है, या फिर आप अपने हाथ पे भी कर सकते हैं, कफ आए तब भी। वियर मास्क, आपको मास्क हमेशा पहन के रखना है और कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखना है। तो ये तो सबको रटे हुए हैं क्योंकि हर जगह यही चल रहा है। तो यहाँ पे आपका इन्फेक्शन प्रिवेंशन खत्म हो रहा है। तो प्लीज मुझे कोई बता सकता है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में कितने डस्टबिन आते हैं? 4। हाँ बताइए। हाँ बताइए कौन कौन से? येलो, रेड, ब्लू एंड, हाँ, येलो, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। वेरी गुड। क्लोरीन सॉल्यूशन कैसे बनता है? 1 लीटर पानी में कितने ग्राम हम यूज करते हैं? 15 ग्राम। ठीक है, 1 लीटर यदि आप पाउडर फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो 15 ग्राम आपको यूज करना है। तो आपको फैसिलिटी में कम से कम 4 बिन्स आपके एवरी रूम में होना चाहिए, रेड, येलो, ब्लू एंड व्हाइट। करेक्ट मेथड आपको पता होना चाहिए कि कैसे 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन आपके हॉस्पिटल में कैसे बनना है। फ्यूमिगेशन आपका ओटी का और लेबर रूम का दोनों का होना है। ओटी का हर वीकली होगा और लेबर रूम का वंस इन अ मंथ होगा। स्वाब कल्चर ओटी का आपका एवरी मंथ 1 बार स्वाब कल्चर आपके ओटी का होना चाहिए। और मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग आप हॉस्पिटल में मेंटेन रखवाना है, हैंड वॉश करवाना है, मास्क पहनवाना है, और पेशेंट जो भी हॉस्पिटल में आएंगे उनको सबको अच्छी तरह से
इसके बारे में बताना है। तो आज के जो 3 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं उसमें किसी को कोई भी डाउट है? ठीक है, तो रेफरेंसेस के लिए मैंने आप लोग को कंपेंडियम भेजा है, तो कंपेंडियम पेज नंबर में है आपका जो डॉनिंग डॉफिंग का वीडियो है वो मैं आपको शेयर करूंगी। उसके अलावा ब्लीचिंग सॉल्यूशन कैसे बनता है ये 131 से 139 पेज नंबर पे है। उसके सॉरी 0.5% ब्लीचिंग सॉल्यूशन 132 पेज नंबर पे है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो है वो 134 पे है। SDA मॉड्यूल यानी सेफ डिलीवरी ऐप आपको ऑन करके रखना है, उसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन का अच्छी तरह से एनिमेटेड वीडियोस भी हैं। वीडियोस हम आपको हैंड हाइजीन का और कैसे आपको ये डोनिंग डॉफिंग कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, और कैसे ग्लव्स को पहनना है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको बता दिया जाएगा, उसके वीडियोस हम आपसे शेयर करेंगे। तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग का जो MPR कैसे फिल करना है, हाउ टू फिल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे आपको फिल करना है MPR, क्योंकि MPR के सारे सभी हॉस्पिटल्स में मेल आ चुके होंगे कि MPR फिल करना है आप लोग को। तो मैं यदि आप लोग से पूछूं तो कल आप लोग फ्री हैं 3 to 4 PM, 4:30 PM, मैक्सिमम 4:30, मैं उससे ज्यादा नहीं लूंगी। सॉरी, मुझे नहीं समझ आया आपने क्या बोला। यस मैम। ओके ओके, हैबटपुर हॉस्पिटल रेडी है। और कोई हॉस्पिटल? ओलई हॉस्पिटल? यस मैम। ओके ओके, थैंक यू। 2 हॉस्पिटल हो गए, कोई और हॉस्पिटल? ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप लोग डिसाइड देख लीजिए, एक बार डिसाइड कर लीजिए। यदि आप लोग रेडी हैं तो मैं कल से आप लोग का क्लासेस प्लीज स्टार्ट कर देना चाह रही हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते तक सारा दीपावली था और दीपावली के वेकेशन में कोई लेना नहीं चाह रहा था क्लास, तो मैं नहीं कर पाई। बट मैं कल हो सके तो मैं 3 PM को आप लोग की क्लास लूंगी, और आप लोग को बताना चाहती हूँ कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको MPR को फिल करना है। तो मैं उसकी क्लास लूंगी, और थोड़ा बहुत आपकी और नॉलेज को असेस करने के लिए हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर भी आपसे करेंगे। तो मैं 3 PM पे आप लोग से मिलती हूँ, और जितनी जल्दी हो सके मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगी, ग्रुप पे लिंक शेयर कर दूंगी, तो हम वहां पे मिलते हैं। सारे स्टाफ को प्लीज, सारे स्टाफ आने की कोशिश करिएगा 3 बजे कल। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड हो रहा है। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं। आप लोग कुछ भी ग्रुप में नहीं बताते हैं, छोटे छोटे वीडियोस बनाकर भी आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और मैंने आप लोग को फीडबैक लिंक शेयर किया है, प्लीज चैट बॉक्स से आप फीडबैक लिंक को कॉपी कर लीजिए, और प्लीज आज के सेशन का फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच सभी को। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज ग्रुप में एक्टिव हो जाइए और थोड़ा सा आंसर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम।